हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ परस्यूट ऑफ वेल्थ। जैसे कि हम जानते हैं कि एक बड़ा करेक्शन आया है मार्केट में, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन करेंट सिनेरियो। ईरान एंड यूएस वॉर की वजह से देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन। सो विल डिस्कस दोज रीजंस वन बाय वन, और हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर वन, क्रूड ऑयल क्राइसिस। यूएस एंड ईरान के वॉर की वजह से क्रूड प्राइसेस हैज गॉन अप, और ये कितना और ऊपर जाएंगे इस बारे में हम अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब भी क्रूड प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन नहीं होता, बिकॉज 85% क्रूड ऑयल वी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारी कंट्री हैविली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल पर। तो जब भी क्रूड ऑयल ऊपर जाते हैं, हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह हमें क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है। जब भी क्रूड ऑयल के रेट में इंक्रीज होता है, तब तब किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, और जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है तो वो पास ऑन करता है अपने कस्टमर पर, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। लेकिन कोई भी कंपनी अपने बढ़े हुए खर्चे अपने कस्टमर पे पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पाती है, बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन इन द मार्केट। जब भी क्रूड ऑयल के रेट इंक्रीज होते हैं, इट डज अफेक्ट ऑन कंपनीज प्रॉफिट एज वेल। जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, तो उसमें से सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट वो खुद बेयर करते हैं, और कुछ पार्ट अपने कस्टमर पे पास ऑन करते हैं, जिसके कारण प्रॉफिट्स कम होते हैं। और कुछ कंपनियां एंड सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हाईली डिपेंडेंट होते हैं क्रूड ऑयल पर, जैसे पेंट इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्री। जब भी क्रूड के रेट इंक्रीज होते हैं, तब आपने नोटिस किया होगा कि पेंट इंडस्ट्री एंड टायर इंडस्ट्री के शेयर्स में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एज वी आर डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, तो जब भी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है, इंडिया में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। जब भी इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो उसका असर कंपनियों के प्रॉफिट में भी होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। लेट्स डिस्कस वन मोर रीजन जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन। रुपी इज गेटिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर। ईरान एंड यूएस वॉर से पहले ही रुपी वाज गेटिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे, इट्स इवन गेटिंग वर्स्ट। जब भी हमारी कंट्री क्रूड ऑयल खरीदती है, मोस्टली दे हैव टू पे इन डॉलर्स, और जब भी हम डॉलर्स में क्रूड ऑयल लेते हैं, तब हमें रुपी स्पेंड करना होता है, जिससे रुपी गेट्स वीकर एंड डॉलर गेट्स स्ट्रॉन्गर। और अगर आप करंट सिचुएशन की बात करेंगे, तो क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, और जब भी क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, हमें ज़्यादा डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे क्रूड ऑयल खरीदने के लिए, जिससे हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा और रुपी और ज़्यादा वीक होगा। जब भी ऐसा होता है कि डॉलर गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड रुपी गेट्स वीकर, ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स दे लूज इंटरेस्ट इन इंडियन मार्केट्स, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फॉरेन इन्वेस्टर्स को उस तरह का रिटर्न नहीं मिलता जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं किसी और मार्केट में इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट। अगर ये वॉर और लंबा चली, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्रूड ऑयल के दाम और ज़्यादा बढ़े, जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन और बढ़ा, तो ऐसी सिचुएशन में ये भी पॉसिबल है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में भी सोचे, और अगर ऐसा हुआ, इट वोंट बी अ गुड साइन फॉर आवर स्टॉक मार्केट, क्योंकि ऐसे में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स पे बहुत असर पड़ेगा। एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर कीप्स हाईएस्ट वेटेज इन आवर स्टॉक मार्केट। Because of Iran and US war, we have multiple challenges like increasing price in crude oil, inflation, currency instability, possible interest rate hike, fiscal deficit, and supply chain disruption. पर क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वॉर कब एंड होगा? अगले वीक, अगले मंथ या अगले साल? दैट इज समथिंग विच वी कैनॉट प्रिडिक्ट। ऐसी कैटास्ट्रॉफी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। सो लेट्स डिस्कस व्हाट वी कैन कंट्रोल इन सच सिचुएशंस। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि शेयर मार्केट में अभी आप और गिरावट देखें। अगर ऐसा होता है, तो माय रिक्वेस्ट टू न्यू इन्वेस्टर्स, प्लीज डू नॉट सेल इन पैनिक। ऐसी गिरावट या इससे भी ज्यादा बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में पहले भी आई है। अगर आप रीसेंट पास्ट देखेंगे, तो कोविड में शेयर मार्केट 37% डाउन था। तो क्या वो बैक टू नॉर्मल नहीं हुआ? इस समय हमें पैनिक
सेलिंग से बचना चाहिए और रिकवरी का वेट करना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है कि रिकवरी में हमें थोड़ा समय लगे, लेकिन दैट इज़ फॉर श्योर दैट द मार्केट विल नॉट रिमेन द सेम व्हाट इट इज़ राइट नाउ। अगर अभी आप अपना शेयर या फिर म्यूचुअल फंड पैनिक में आके सेल करते हैं, then you lose the opportunity to recover with the market. Still, if you have planned to sell, please talk to your financial advisor before taking any decision. सेलिंग के साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो है लेवरेज लेकर स्टॉक खरीदना। ये एक ऐसा टाइम है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वॉर कब एंड होगा और कब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लेजिटिमेसी वापस आएगी। ऐसा होने में 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं और पॉसिबल है कि 1 साल भी लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 2008 के लेमन ब्रदर क्राइसिस की, तो उस समय मार्केट 60% डाउन था अपने ऑल टाइम हाई से और उस समय मार्केट को रिकवर होने में इट टुक मोर देन 5 इयर्स। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट को रिकवर होने में दोबारा 4 टू 5 इयर्स लगेंगे। क्या पता मार्केट अगले 6 मंथ्स में वापस रिकवर हो जाए। लेकिन रिकवरी प्रिडिक्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो ऐसे में लेवरेज लेना जहां हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना होता है वुडंट बी द राइट थिंग टू डू। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो वो सही समय नहीं होता लेवरेज लेने का। लेट्स डिस्कस ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। ऐसे टाइम में जो भी इन्वेस्टर मंथली एसआईपी करते हैं, उनमें कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो गिरावट से घबराकर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपनी एसआईपी बंद करना इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ऐसी करेक्शन अपॉर्चुनिटी लाती है डिस्काउंटेड प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करने की। ऐसे समय में इन्वेस्टर को अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए और पॉसिबल हो तो 10 to 15% एक्स्ट्रा पैसा डालना चाहिए। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो लमसम इन्वेस्ट करते हैं। ये समय उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। बट बिफोर इन्वेस्टिंग लमसम अमाउंट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे समय में लमसम अमाउंट भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना ही सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी मार्केट में और करेक्शन हो सकती है। अब हम बात करते हैं उन इन्वेस्टर की जो 100% इन्वेस्टेड हैं या और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ऐसे में जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि हमें लेवरेज के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसे में बेहतर होगा कि हम पेशेंटली रिकवरी का वेट करें। ऐसी पैनिक सिचुएशन में हमें नेगेटिव न्यूज़ से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ही वी गेट पैनिक। और जब भी हम कोई फैसला पैनिक में या फिर जल्दबाजी में लेते हैं, इट डजंट टर्न आउट टू बी अ पॉजिटिव डिसीजन फॉर अस। ऐसी सिचुएशन में हमें सिर्फ रिकवरी का वेट करना चाहिए। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यू डोंट हैव टू गेट पैनिक इन सच सिचुएशन। मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे टॉपिक्स पे मैं आप लोगों के साथ और वीडियोस शेयर करूं। और इस वीडियो पे हमने जो भी डिस्कस करा है, प्लीज डू नॉट कंसीडर दैट एज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।